ओके, पिछली रो में बैठ जाए। इधर पहले ही कंजेस्टेड है, पिछली रो में चले जाएं, बस फिर आगे आए। ओके, कम ऑन पेज नंबर 99.3। पॉइंट 3 में हमने पढ़ा था वेयर शेयर्स आर इशूड, पेज 99.3, where shares are issued to an employee under an employee share scheme, जहां एम्प्लॉय को शेयर्स एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत मिले, एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, और रिस्ट्रिक्शन पे ट्रांसफर हो, सॉरी ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन हो, नथिंग विल बी एडेड इन इनकम, इनकम में कुछ ऐड नहीं किया जाएगा जब तक के एम्प्लॉय को फ्री राइट ना मिल जाए शेयर बेचने का। अच्छा, अब भाई अगर शेयर मिलते ही फ्री राइट है तो फिर तो उसी दिन सैलरी में ऐड कर देंगे, लेकिन अगर शेयर आज मिले, बेचने का राइट 2 साल बाद है, बेचे नहीं, शेयर आज मिले, बेचने का राइट 2 साल बाद है, बेचे नहीं, तो फिर जो है वो किस वक्त सैलरी में ऐड होगा? जिस वक्त उसे किसका राइट मिला? बेचने का राइट मिला, यानी जिस वक्त रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई। ओके, नाउ कम ऑन, उसी से अगला क्वेश्चन, पेज 103, क्वेश्चन नंबर 2। शेयर सर्टिफिकेट, 1 मिनट लगाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 103। मिस्टर आतिफ, परचेज द राइट, मिस्टर आतिफ परचेज्ड द राइट। जी भाई, प्री रजिस्ट्रेशन करवाई है या शेयर ही खरीद लिए हैं? प्री रजिस्ट्रेशन करवाई है। परचेज द राइट टू परचेज 5000 शेयर्स बाय पेइंग ₹2000। राइट इज परचेज ऑन 20 अगस्त 2013। अच्छा, नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ लें, कौन कौन सा साल है? 14, 15 और 16। चौदह, 16। ओके, मिस्टर आतिफ परचेज द राइट टू परचेज 5000 शेयर्स बाय पेइंग राइट इज परचेज्ड ऑन 20 अगस्त 2013। 20 अगस्त 13 यहां होगा ना, जुलाई अगस्त, 20 अगस्त 13। जी, इस दिन क्या हुआ? राइट परचेज किए, यानी प्री रजिस्ट्रेशन की, और कॉस्ट ऑफ राइट 2000। नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज अभी हक मिला है। अभी क्या मिला है? हक मिला है। अभी हक एक्सरसाइज नहीं किया, अभी राइट एक्सरसाइज नहीं किया, अभी सिर्फ राइट बोले मिला है। अब ही हैज द प्री रजिस्ट्रेशन, इसके पास प्री रजिस्ट्रेशन है, इसके पास ये राइट है, इसके पास ये कागज का टुकड़ा है। इस कागज के टुकड़े में ये चीज छुपी हुई है
कि फ्यूचर में हमें शेयर लेके देगा। ओके, ऑन 25 जून 15, ऑन 25 जून 15 ही एक्सरसाइज्ड द राइट, उसने राइट क्या कर लिया? एक्सरसाइज कर लिया। भाई दो बंदों की जगह बना दो एक ही दफा, और उधर हो जाओ। और ही एक्सरसाइज्ड द राइट, भाई इस इवेंट के कई नाम हो सकते हैं। एक्सरसाइज्ड राइट, परचेज्ड शेयर्स स्लैश इशूड, नहीं कंपनी इशूड, कंपनी इशूड शेयर्स ले आए। कंपनी ने और कंपनी शेयर इशू करने चल पड़ी, और कंपनी पहुंचने वाली, लगता है कंपनी पहुंच गई, और कंपनी ने शेयर इशू कर दिए। ये कंपनी को हमने राइट जमा करवा दिया। गुड, इधर रख दें, जबरदस्त। ये कंपनी इशूड शेयर्स, इस वक्त इसके पास सब शेयर्स हैं। He do have the shares, और आज ये शेयर है, हम सबको दिखाते फिरेंगे, बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टुडे। नजर लग गई, बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टुडे, आज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, नाउ आज रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, इसलिए हम सबको दिखाते फिरेंगे शेयर। कोई पूछेगा ये क्या है, हम कहेंगे देखो शेयर। ओके, right is purchased on 25 June 15 he exercised the right and purchased the share by paying rupees. What is the cost paid for share? 334. Fair market value of shares on that date is, आगे ना पढ़े जी, राइट किधर है? इस दिन इसकी जेब में क्या था? कुछ भी नहीं, ना राइट। भाई आप दोनों थोड़ा उधर हो जाइए कैमरे वाले। इस दिन इसकी जेब में क्या था? इस दिन भी मैं जो भी राइट जीव। अच्छा, अब चलते इस दिन इसकी जेब में क्या था? इस दिन इसकी जेब में क्या था? इस दिन राइट, इस दिन अच्छा, इस दिन कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हुई, से बुलाया जाएगा? क्यों? शेयर्स नहीं है इसके पास। करते इस दिन इसकी जेब में क्या था? इस दिन इसकी जेब में क्या था? राइट। अब इसने हैवी पैसे दिए, अब इसके पास क्या आ गए? इस दिन शेयर्स। आज के बाद ये कंपनी का क्या है? शेयर होल्डर है, कंपनी का मालिक है। अब इसको शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, इसमें बुलाया जाएगा, और बेगम को जाके क्या कहेगा? मैं नौकर, मैं मालिक भी बन गया। मैं, बेगम से नो, आई एम टॉकिंग अबाउट होम, यू आर स्टिल नौकर। ओके, अच्छा, अब ये सारा अरसा ये नौकर है, यहां से कंपनी में क्या बन गया? मालिक बन गया। ओके, पढ़ें जी आगे सवाल को। टाइम देखें, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द डेट इज 370। अंडरलाइन करें, एक्सरसाइज्ड राइट एक्सरसाइज हुए हैं, ये इवेंट है। ही सोल्ड, ओ ना ऑल द शेयर्स आर, छोटे शेयर को बेचना नहीं, अभी इस वक्त टाइम आ गया है। ये मेरे भाई विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाले हैं, ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाले हैं, ये विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाले हैं। अब क्या करें? फॉर्मूला क्या बताया था? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। फेयर, ये एम्प्लॉय है कंपनी का। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मैं सॉल्व कर रहा हूं रुपीज इन 1000 में। ओके, व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू? 370 इनटू, ऊपर देखें नंबर ऑफ शेयर्स 5000 जी, 18
50 लेस कॉस्ट ऑफ शेयर जी 330 1670 ओके लेस जी 2 it is his income from salary जी 178 ये मेरे भाई राइट एक्सरसाइज हुए विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाले, राइट एक्सरसाइज हुए विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाले, शेयर खरीदे विदाउट रिस्ट्रिक्शन वाले। जरा मुझे सोच के बताएं ये कौन सा सेक्शन पढ़ा था कल, ये कौन सा सेक्शन पढ़ा था? सेक्शन 14 का 2, सेक्शन 14 का 2, 14 का 2 याद रखिएगा विदाउट रिस्ट्रिक्शन वालों के लिए और 14 का 3 विद रिस्ट्रिक्शन वालों के लिए। 14 का 2 पढ़ें, 14 का 2 दोबारा पढ़ें, पेज 99 पे आ जाए। पॉइंट 2 पेज 99 सफे का टॉप पॉइंट 2 where shares are issued to an employee under an employee share scheme including as a result of exercise of right or option या option following amount is chargeable। fair market value of share नहीं किस वक्त की? at the date of आगे less consideration given by employee for the and for the clear। ये कल की रिवीजन हो गई, ये कल वाले कॉन्सेप्ट की रिवीजन हो गई। सेक्शन 14 का 2 अप्लाई हो गया। ओके नाउ अब इस वक्त एम्प्लॉय के पास उसकी जेब में इस दिन क्या है? अब चलते 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 कभी भी इसका प्रोग्राम बन सकता है कि मैं शेयर्स क्या कर दूं, बेच दूं। अब शेयर बेच देगा तो गेन कहां जाएगा? कैपिटल गेन में। अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हुए तो कैपिटल गेन में, पब्लिक के हुए तो सिक्योरिटीज के अंदर। जी अब आप देख के बताएं कि शेयर्स इसने कब बेचे? जी 25 जून 2016, 25 जून 2016 को इसने शेयर बेचे। जी भाई कितने के बेचे? 430, 25 जून 16 इसने शेयर बेच दिए। इस इवेंट का नाम बताएं। नहीं डिस्पोजल ऑफ राइट नहीं, सोल्ड शेयर्स, शेयर्स बेचे। ये इनकम फ्रॉम सैलरी थी। अच्छा जी शेयर्स बेचे। शेयर्स बेचने का फॉर्मूला बताएं। कैपिटल गेन का चैप्टर, कैपिटल गेन का चैप्टर जी। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। व्हाट इज द कंसिडरेशन रिसीव? कितने के बेचे? कितने हजार? कितने के बेचे? रुपीज इन 1000 2 1। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर्स? What is the cost of shares? Okay, so lawmaker made a different thing. He said the cost of shares is sum of A, B, C, where A is the cost of share. Wait, and V is the cost of right. And C is income from salary. Assumed cost, असल में इसको कहते हैं assumed cost। वो assumed cost निकाल रहा है। आपको हकीकत में लग रहा होगा एम्प्लॉय का खर्चा हुआ है कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट, लेकिन लॉ मेकर बेनिफिट देना चाह रहे हैं। वो कहते हैं सैलरी इनकम में ऐड हो चुकी है, चलो इधर माइनस कर लो। वो बेनिफिट देना चाह रहा है। वैसे तो सैलरी इधर इनकम में ऐड हो चुकी है, इधर माइनस कर लो।
एम्प्लॉय जरा खुश हो गया, वो बेनिफिट देना चाह रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राइट, व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आपको अच्छा नहीं लग रहा था, बट है तो है, वो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, आपने बैग में डाली होती हैं। ओके 1670 प्लस 2 प्लस 178, जी बोले 1850। अच्छा आप कहेंगे, आप कहेंगे कि ये तो वही आ गया 1850, तो डायरेक्ट 2150 में से 1850 माइनस कर देते, कर सकते हैं पेपर में, कोई हर्ज नहीं। एक्चुअली वो चाहता था कि आज की फेयर वैल्यू में से उस दिन की फेयर वैल्यू माइनस हो जाए, बस वो ये चाहता था, लेकिन उसने फॉर्मूला बड़ा खींच कर लंबा कर दिया। 1850 बस, 1850 इज द अज्यूम्ड कॉस्ट, हकीकतन कॉस्ट ही है। अच्छा वैसे ये मैथमेटिकली भी प्रूवन है, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू डी, देन d प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू a, तो ये हमेशा फेयर वैल्यू के बराबर आया करेगा। टाइम ना हुआ पेपर में तो डायरेक्ट 1850 माइनस कर दीजिएगा, टाइम हुआ पेपर में तो तीनों को जमा करके माइनस कर दीजिएगा। आपका दिल कह रहा है ये कॉस्ट है, लॉ कह रहा है ये कॉस्ट है। ओके ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 14 के 4 में, कॉस्ट निकालने का तरीका, सेक्शन 14 का 4। द कॉस्ट, पेज 99, द कॉस्ट ऑफ द शेयर्स shall be sum of the consideration given by employee for the shares 1670, the consideration given by employee for the grant of right 2 रुपए, and the amount chargeable to tax under the head salary। ये 114 के 4 में लिखा हुआ है। अब गेन निकालने, it is income from capital gain, it is not income from salary। देख लेते हैं, उसने बताया हुआ प्राइवेट है पब्लिक है, छोड़ो परे, भी कंपनी का जिक्र नहीं किया हुआ, जब कंपनी का जिक्र करेगा सवाल में फिर देख लेंगे कि ये प्राइवेट है पब्लिक है, होल्डिंग पीरियड, कंपनी का जिक्र नहीं किया हुआ उसने। उधर बांट भी, उधर भी दे के आओ, पहले दे आओ, इधर काउंट कर लो, उधर काउंट कर लो बंदे।
ओके, बांटे सफे। जी, किस रो में नहीं मिला हाथ खड़ा करें। ओके जी, हैंडरिटन नोट्स पे आ जाएं। पहला सफा, राइट साइड पे लिखा हुआ है समरी, जो मिस प्रिंट है पहले सफे के राइट साइड पे। समरी मिस प्रिंटिंग सही कर लें सारी। ओके अच्छा, ये ऊपर 2 3 4 नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, जरा कोशिश करें। 2, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, ऊपर 1 है, 1 मिस प्रिंट हुआ हुआ है। ये सिनेरियो देखें, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3, सिनेरियो 4। सिनेरियो 1, सिनेरियो 1 में मिस प्रिंटिंग हुई है, सही करें। परचेज राइट लिखा हुआ है, परचेज राइट, और अगले साल क्या हुआ? नहीं, अगले साल ये देखें परचेज राइट, अगले साल क्या हुआ? सोल्ड राइट। कल क्या तरीका बताया था? A माइनस बी। ये कौन सा सेक्शन था? 14 का 5। A माइनस बी किस हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में। दोबारा पढ़ेंगे। पहला सिनेरियो क्या हो सकता है जो कल पढ़ा था? वो क्या सिनेरियो था, याद है? राइट खरीदा। देखें इधर, वो सिनेरियो क्या हो सकता है, इधर देख। राइट खरीदा और फिर सोचा मैंने शेयर नहीं खरीदने, बड़े महंगे हैं, 334 रुपए का शेयर है, मैंने नहीं खरीदने। राइट खरीदा, इसी दिन राइट बेच दिया। अब बताएं क्या फॉर्मूला होगा? A माइनस बी, वेयर ए था कंसिडरेशन और बी था कॉस्ट। और ये कौन सा सेक्शन कल हमने पढ़ा था? 14 का 5 पढ़ा था। ओके, उधर के लिए सही करवा के दे दें मुझे भाई अरसलान। अच्छा जी, पॉइंट टू आज वाला है सिनेरियो है जी। इधर देखें, परचेस्ड, देखें नीचे, परचेस्ड राइट। 2012 में क्या खरीदा? राइट खरीदा, परचेस्ड राइट। ऐसे ही 12 का साल छोड़े, वो मैंने अब समझाने के लिए तो लिखा हुआ है। 12 परचेज राइट। इस इवेंट का नाम बताएं। एक्सरसाइज राइट, परचेस्ड शेयर्स। एच से पहले एस मिसिंग है। एक्सरसाइज राइट, परचेज शेयर्स, रिसीव शेयर्स फ्री ऑफ कंपनी इशूड विद नो रिस्ट्रिक्शन। मिस प्रिंटिंग सही कर, विद नो रिस्ट्रिक्शन। क्या करेंगे जी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ माइनस इज इक्वल टू इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट आगे आए, 13 में हुआ, 14 में
ये अपनी तरफ से बोल रहा हूं, 14 में जो हैंड नोट्स में आते हैं, 14 में शेयर बेच ही दिए जी। क्या करेंगे आप सोल्ड शेयर्स का? कंसिडरेशन लेस कॉस्ट, ए बी सी। ये स्टार डला हुआ, स्टार ये है। आपको पता है हमेशा ये मैथमेटिकली साबित है, ये दोनों फिगर्स बराबर आया करेंगे। 1850। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये आ जाएगी, इट विल बी कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तीसरा चौथा सिनेरियो भी आपको पढ़ाता हूं जी। करें जी रिवाइज। इधर देखें, राइट किधर गया? राइट खरीदा, सैलरी में कुछ ऐड करना है? राइट एक्सरसाइज करके हैवी पैसे दिए और शेयर खरीद लिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। सैलरी में कुछ ऐड करना है? शेयर अपने पास पड़े रहे, इस दिन शेयर बेच दिए, कंपनी का मालिक नहीं रहा, शेयर बेच दिए, इस दिन सैलरी में कुछ ऐड नहीं करना। अब कहां ऐड करना है? कैपिटल गेन। ठीक है, ओके। इसी में एक तीसरी चीज मैं ऐड कर रहा हूं, उसका जवाब आपने मुझे देना है। राइट खरीदा, शेयर खरीदे इस दिन, और रिस्ट्रिक्शन वाले थे, और इस दिन 2 महीने बाद रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई, और रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद हमने शेयर बेच सकते थे, बेचे नहीं, बेचे इसी दिन। अब बता दें क्या होगा? राइट खरीदा कुछ होगा, इस दिन शेयर खरीदे, लेकिन फर्ज करें विद रिस्ट्रिक्शन वाले हैं, इस दिन सैलरी में क्या ऐड होगा? कुछ भी नहीं ऐड होगा। अच्छा, 2 महीने बाद ये वाले शेयर्स पे एम्प्लॉयर ने रिस्ट्रिक्शन रिलीज कर दी, 2 महीने बाद तुम बेच सकते हो, बेचे नहीं मैंने, खुशी होगी, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी, किस साइड में ऐड होगा? इस दिन की फेयर वैल्यू, इस दिन की नहीं, इस दिन की फेयर लेके यही फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा लास्ट, और वही शेयर बेच दिए। क्लियर? तो अब रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर्स कर लेते हैं। तो अभी हैंड रिटन नोट्स को छोड़े, हैंड रिटन नोट्स की तरफ मैं बाद में आऊंगा। क्वेश्चन 2 पे थे ना आप, पेज 103 पे, यहां लिखें चैप्टर 19, क्वेश्चन 2 के नीचे लिखें, 2 के नीचे एंड पे सफे के लिखें रेफर चैप्टर 19 क्वेश्चन नंबर 17 एडजस्टमेंट नंबर 3। निकालें जी, पेज 339। मैं ये बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन 2 के बाद हमने ये क्वेश्चन अब करना है। चैप्टर 19 निकाल लें, क्वेश्चन 17 निकाल लें, पेज 339 पे पॉइंट 3, ताकि एम्प्लॉय शेयर स्कीम की थोड़ी और रिवीजन हो जाए। पढ़ें जी पॉइंट 3। अच्छा, वैसे ये बताएं, क्या हमेशा प्री रजिस्ट्रेशन के बाद ही शेयर खरीदेंगे या डायरेक्ट भी शेयर खरीद सकते हैं कंपनी से? हाँ, प्री रजिस्ट्रेशन कोई जरूरी नहीं होती, डायरेक्ट भी शेयर खरीद सकते हैं। अच्छा, मैं कौन से वाले शेयर पढ़ाने लगा हूं? विद रिस्ट्रिक्शन वाले, ताकि कल वाला भी रिवाइज हो जाए। विद रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर पढ़ाने लगा हूं। पॉइंट 3, अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, पहले नीचे साल देख लें हमारा कौन सा है, 18। अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, मिसेस असलम
असलम की बीवी वॉज, ये आप खुद करेंगे होमवर्क में 17 का 3, आपको मैं पहले करा देता हूं 10 का C, वो भी इस जैसा है। वही इंग्लिश आई के आपने कॉपी पेस्ट करके डाली हुई है। साल बताएं 10 की कौन सी एडजस्टमेंट? C। जमीर हैड रिसीव्ड 15,000 शेयर्स। Oh, do you feel you are directly standing here? There is no pre-registration, direct। लफ्ज शुरू कहां से हो रहा है? मिस्टर जमीर, ओ मिस्टर जमीर received shares। मिस्टर जमीर received शेयर्स, उसको शेयर मिले। ओके, 15,000 ऑफ WPL ऑन 1 दिसंबर 2000 अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत उसको शेयर मिले। He had the option to transfer the share on and after यकम जनवरी 2000। नो, ये वो वाली ऑप्शन नहीं है, ये राइट वाली नहीं है, ये कोई और बात है। He has option to transfer the share on और after यकम जनवरी 9। बताएं ये रिस्ट्रिक्शन वाले हैं बगैर रिस्ट्रिक्शन वाले? रिस्ट्रिक्शन कब रिलीज होनी है? यकम जनवरी 9 को। However, he sold all the shares on यकम अप्रैल। उसने यकम अप्रैल को सारे शेयर बेच दिए। वेट, बस नीचे नहीं पढ़ना, नीचे नहीं पढ़ना। किस साल मिले हैं इसको शेयर? ये 2006 में इसको शेयर मिले हैं। किस तारीख को? यकम दिसंबर 2000। तो ये 2007 बनता है। क्या हो जाता है सुबह सुबह आपको? 2007 बनता है और टैक्स ईयर 10 है। 7, 8, 9, 10। बस स्पीडो, मेट्रो, ठीक है आप लोग पूरे करें। मैं कुछ लोग 10 लाख वाली गाड़ी में आके खुश होते हैं, कुछ करोड़ वाली बस में आ रहे होते हैं। अच्छा जी, लेवल है हर एक। चलें जी, पॉइंट नंबर C। जमीर हैड रिसीव्ड 15,000 शेयर्स ऑन यकम दिसंबर 6। रिसीव्ड शेयर यानी कंपनी इशूड शेयर्स, यानी शेयर ही मिल गए। इसकी जेब में इस वक्त शेयर पड़े हैं। मिस्टर जमीर रिसीव्ड शेयर्स, जमीर रिसीव्ड शेयर्स। वो शेयर ही क्या जो, 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 वो शेयर ही क्या जो बेच ना सके। कौन से वाले? विद रिस्ट्रिक्शन। कुछ करूं मैं सैलरी में ऐड करूं या अभी बेचारे, अभी इसने शेयर्स छुपाए हैं, इस पे क्या लगी हुई है? रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, विद रिस्ट्रिक्शन। फिलहाल सैलरी में ऐड 14 के 3 का फर्स्ट पैरा कल हमने पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था कि जब रिस्ट्रिक्शन हो शेयर्स पे तो सैलरी में ऐड ना करें, बल्कि वेट करें किस दिन का? इससे रिलीज कब हुई है? यकम जनवरी 2000। यहाँ पे ये 309 है, यकम जनवरी
रिस्ट्रिक्शन रिलीज, रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई जी भाई। शेयर मिलते ही गेन कहां जाता है? राइट मिलते ही कुछ नहीं होता, शेयर मिलते ही गेन कहां जाता है? लेकिन शेयर मिलते ही सैलरी में गेन को क्यों होल्ड पे डाला हुआ है? अब आगे रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई है? रिलीज हो गई है जी। बोलें वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ, पहले व्हाट आर यू डूइंग, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे। ओके, इट वाज इंटेंशनल। अच्छा जी, नाउ वी आर सिटिंग इन 2010। व्हाट हैपेंड इन 2010? इन 2010 however he sold all the shares on, however को मुझे हिकमत यहां समझ नहीं आ रही, पता नहीं however का क्या मतलब है। नहीं, however he sold all the shares on यकम अप्रैल 10, उसने शेयर जो है वो यकम अप्रैल 2010 को बेच दिए। जमीर क्यों परेशान हो? मैंने बेच दिए। जमीर क्या बेच दिए? जमीर अपना दिमाग बेच दिए। सोल्ड शेयर्स, सोल्ड शेयर्स। अब देखना पड़ेगा कैपिटल गेन है या सिक्योरिटीज है। सफे के टॉप पे जाएं, कंपनी देखें, प्राइवेट कंपनी है, तो इसलिए ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फॉर्मूला consideration minus cost, where cost is sum of and income from salary. Okay, the formats are ready, they are calling the figures. The formats are ready, they are calling the figures. Okay, tell me the story. What was the difference in story? जी, इससे मेरे पास, इस सवाल को रिवाइज करें। इससे मेरे पास क्या था? इससे मेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं। इससे मेरे पास क्या था? प्री रजिस्ट्रेशन की रसीद। सैलरी में कुछ ऐड नहीं करना। चलते 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 इससे मेरे पास क्या था? लेकिन बेचे नहीं, फौरन मिलते ही सैलरी में ऐड कर दें, क्योंकि ये एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट मिला है, ये एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट मिला, इसको सैलरी में ऐड कर दें। इसको सजाई रखें, अपने ऊपर सजाई रखें, सजाई रखें, सजाई रखें, सजाई रखें, और इस दिन ये बेच दें। बेच के 2.15 मिलियन अपनी जेब में डाल लें, 2.15 मिलियन अपनी जेब में डाल लें। अब आपकी जेब में पैसे हैं, शेयर गए। ओके, इधर क्या हुआ? इधर भी वही स्टोरी चल रही है। फर्ज करें इस दिन हमने प्री रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लेकिन करवाई नहीं है, सवाल में गिवन नहीं। इस दिन हमारे पास शेयर्स हैं, इस दिन हमारे पास शेयर्स हैं, उसी तरह जिस तरह उधर थे। शेयर मिलते ही सैलरी में ऐड होना चाहिए, लेकिन इस वक्त इनके ऊपर क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। इसे जेब से निकाल के इसको आप अपने ऊपर सजा लें। आप कहें यार ये शेयर अब मैं बेच सकता हूं। अब आप इसको अपने वहां रखी रखें, रखी रखें, रखी रखें, रखी रखें, रखी रखें, और यहां जाके इन शेयर से जान छुड़ा लें। He sold the shares. Okay. Let us put the figures. दोबारा पढ़ें सवाल। Zamir had received 15,000 shares. No, right. He's direct jumping on shares. He's a jumper.
जमीर हैड रिसीव्ड 15,000 शेयर्स, रिसीव्ड शेयर्स यानी कंपनी इशूड शेयर, सीधा शेयर आया, सीधा मालिक बने. He had the option to transfer the share on or after. ये कम जनवरी नो. However, he sold the shares on ये कम अप्रैल 2010. ओके. अब भाई मार्केट वैल्यूज अवेलेबल है, फेयर वैल्यू. इस दिन फेयर वैल्यू कितनी है? ये कम दिसंबर 6 को कितना? 35. अच्छा, इस दिन फेयर वैल्यू कितनी है? 42 पर शेयर. इस दिन फेयर वैल्यू कितनी है? 48. ओके जी. इस दिन इसने कितने पैसे देके एम्प्लॉयर से खरीदा है? कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर कितने कितने रुपए देके इसने एम्प्लॉयर से खरीदा है? कॉस्ट ऑफ शेयर. कल याद है हमने एक दफा 70 रुपए दिए थे, एक दफा 3 रुपए दिए थे, 73 रुपए दिए थे और 90 वाला शेयर मिल गया था. अच्छा, आज आपने जब शेयर मिले तो कितने रुपए दिए? भाई इस एम्प्लॉय शेयर स्कीम का क्या फायदा जिसमें आप एम्प्लॉयर से ही फेयर वैल्यू पे शेयर ले रहे हो? आप पागल हो भाई. सवाल में कॉस्ट ऑफ शेयर नहीं गिवन, एम्प्लॉय ने कितने पैसे दिए. तो रिसीव्ड का मतलब होगा रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. वो पागल है 35 रुपए के एम्प्लॉयर से खरीदे. एम्प्लॉयर से 35 रुपए के खरीदने, तो ऐसी एम्प्लॉय शेयर स्कीम का क्या करना जिसमें बाजार की कीमत पे शेयर मिल रहे हो? फिर एम्प्लॉयर से क्यों लेने हैं? फिर ऐसे ही मिलते करके एम्प्लॉयर से लें शेयर, फिर बाजार से जाके खरीद लेते हैं. तो प्लीज कहीं नहीं लिखा हुआ एम्प्लॉय पेड इतने, दिखा दें. कहीं लिखा हुआ एम्प्लॉय पेड इतने? कहीं लिखा हुआ है एम्प्लॉय एक्सरसाइज द राइट बाय पेइंग रुपीज? पिछले सवाल जो मैंने कल और परसों कराया ना, उनमें जाके सॉरी आज और कल कराया ना, उनमें जाके देखिएगा, उसमें लफ्ज लिखा था ही पेड, ही एक्सरसाइज राइट बाय पेइंग. ऐसा कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ. अजीब सी आप बात करें कि उसने 35 रुपए दिए. ये 35 उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इस दिन की फेयर वैल्यू. ये 35 उन लोगों के लिए दिया हुआ था जो ये वाला फॉर्मूला इधर लगा रहे थे. ये उन लोगों के लिए दिया हुआ है 35, ताकि वो ये वाली फेयर वैल्यू पकड़ के इसी दिन गेन निकालें. तो रिसीव्ड का मतलब यहाँ क्या होगा? वो जो मिसेज असलम वाला सवाल हम पढ़ के वो ज्यादा अच्छा था, उसमें अवॉर्डेड का लफ्ज लिखा हुआ है. अवॉर्डेड के लफ्ज से पता चल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये सवाल अच्छा नहीं है, इसमें लिखा नहीं हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट. रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. मुझे कैसे पता चला? कॉस्ट इज नॉट गिवन, तो रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, व्हाट इज कॉस्ट पेड फॉर शेयर? 0. व्हाट इज कॉस्ट पेड फॉर राइट? किस दिन सैलरी में ऐड करूं? 7 में, 9 में? रिस्ट्रिक्शन वाले दिन ऐड करूं, रिलीज होने वाले दिन ऐड करूं? वो वाली फेयर वैल्यू उठाऊं, ये वाली फेयर वैल्यू? 42 इंटू 15,000 रुपीज इन 1000, 630 जी. what is this? Income from salary. ओके, उधर क्या देख रहे हैं? सवाल से सब कुछ हो चुका हुआ है, सवाल में कुछ नहीं अब पड़ा हुआ. ये फेयर वैल्यू पड़ी हुई है उस दिन की, ये देखने गए थे. अजीब गरीब लोग हैं. ये फेयर वैल्यू है. अब कितने के बेचे? 48 के. 48 इंटू जी 7, 20,000. ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर? 0. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राइट? 0. व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी? 630. जी 720 minus 6, 90. Okay. Now the question is, what is holding period? Holding period is more than 1 year. Holding period is more than 1 year. Holding period is more than 1 year. So multiply the gain with 75%.
67.5. No, you're not supposed to note it down. हैंड रिटन नोट्स में अगले सफ़े पे ये हुआ है, जहां कोई कमी है उससे पूरा कर लें। नोट करने का टाइम नहीं आपको दिया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स में पेज 2 पे ये हुआ है, 4 पेजेस हैं। जिसको पेज ना मिले वो हाथ खड़ा कर दे। 1 2 पेजेस एंड पे पड़े हुए, जरा ला दे, उससे कहीं ले आए, इधर रखें इस वक्त। देख लें भाई, हैंड रिटन नोट से देख लें, जो कमी है उसको पूरा कर लें। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10। भाई ये नीचे मिसेस असलम वाला सवाल भी हुआ है, ये जो आपने होमवर्क में करना है, यहीं से सॉल्यूशन देख लीजिएगा इसी सफ़े पे। मिसेस असलम वाला सवाल भी हुआ है। अच्छा एक काम कर लें, इस हैंड रिटन सफ़े में ना आपको IFCG लिखा हुआ नजर आ रहा है नीचे, वो एक शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेशन हुई हुई है, ये काट दें सारा। IFCG 14 × 15,000 -0 लेफ्ट साइड पे छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, इसी सारे को काट दें लाइन को। IFCG 14 × 15,000 -0 -0 -42 कहीं देखें नजर आ रहा होगा, इसको छोड़ें, इसे काट दें। जी भाई, क्या मतलब? हाथ खड़ा करें, किस किस रो में नहीं मिला, सेकंड और फोर्थ। एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अपने रूल्स हैं, उनको और कहीं पे अप्लाई नहीं कराना। ओके अच्छा भाई, अब एक मजे की बात बताएं कि while solving this current numerical, इधर मैं खुला खुला करके कहीं लिख दूं, 7 में इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना जाएगा? 0। 2007 में, 2008 के अंदर, कैमरा तो 2008 के अंदर सैलरी इनकम में कितना जाएगा? 0। अगर बड़ा सा न्यूमेरिकल आए पेपर में तो उसमें इस साल 2009 में सैलरी इनकम में कितना जाएगा? 630। और 2010 के अंदर कैपिटल गेन में कितना जाएगा? 67.5। तो सैलरी इनकम 2007 की 0, क्योंकि शेयर तो मिल गया था लेकिन रिस्ट्रिक्शन वाला। 8 में 0 सैलरी इनकम, शेयर तो पड़ा हुआ था लेकिन रिस्ट्रिक्शन वाला। 9 में सैलरी इनकम में 630 जाएगा, रिस्ट्रिक्शन, शेयर तो पड़ा हुआ था लेकिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई थी। 10 में कैपिटल गेन इनकम में जाएगा क्योंकि शेयर ही नहीं पड़ा हुआ था, शेयर ही नहीं पड़ा हुआ था।
जी, आप मुझे बता दें पेपर में कितने किस्म के सवाल आ सकते हैं। फिलहाल जो मैंने आपको सिनेरियोस पढ़ाए हैं वो 3 किस्म के सवाल आ सकते हैं पेपर में। राइट की तरह वो पेपर में 3 किस्म के सवाल आ सकते हैं। ओके, पेपर में 3 किस्म के सवाल आ सकते हैं। नंबर 1, ये पेपर में ये दूसरा और तीसरा है, ये सेकंड और ये थर्ड। पहला सुन लें, राइट खरीदा, राइट ही बेच दिया, ये पहला किस्म का सवाल। दूसरा सवाल, प्री रजिस्टर करा के शेयर खरीदा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, शेयर खरीदने पे सैलरी में ऐड करें, शेयर बेच दिया। तीसरा सिनेरियो, राइट खरीदा, बोलने में कोई हर्ज नहीं, राइट खरीदा कुछ ऐड ना करें, शेयर खरीदा यानी राइट एक्सरसाइज किया तो सैलरी में कुछ ऐड ना करें क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है शेयर के बेचने पे। रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई, अब क्या कर दें, सैलरी में ऐड कर दें। शेयर ही बेच दिया, कैपिटल गेन में ऐड कर दें। तो कितने किस्म के सवाल आ सकते हैं, 3 किस्म के सवाल आ सकते हैं। जी, हैंडन नोट्स में पेज 1 पे वापस आए, जो पहला सफा है, पेज 1 पे वापस आके सिनेरियो 3 ऐसे ही साल अपनी तरफ से लिखे हैं। 2012 में क्या हुआ है, मिस प्रिंटिंग है, परचेज राइट। 2012 में क्या हुआ, अब व्हाइट बोर्ड पे ना देखें। 13 में क्या हुआ, एक्सरसाइज राइट या विद रिस्ट्रिक्शन। अभी कुछ ना करें, क्रॉस, अभी कुछ नहीं करना अभी। फिर क्या हुआ, अब कहां ऐड करने, सैलरी में। उसके बाद क्या बेच दिए, वो क्या ऐड करना है, कैपिटल गेन या सिक्योरिटीज, जो भी सिनेरियो, कैपिटल गेन या सिक्योरिटीज। ओके, अब एक गलती जो आपको हो सकती है पेपर में वो ये है कि होल्डिंग पीरियड कुछ लोग यहां से गिनते हैं रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से ना। होल्डिंग पीरियड कहां से गिनना शुरू करना है, सफे के एंड पे आए, नोट फ्लाइंग एरोज, पेज 1। फ्लाइंग एरोज नजर आ रही हैं 2 सफे के टॉप पे, फ्लाइंग एरोज। फ्लाइंग एरोज रिप्रेजेंट, लिखा हुआ है पॉइंट 1, फ्लाइंग एरोज रिप्रेजेंट होल्डिंग पीरियड कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन। ये नोट पढ़ लिया आपने, समझ आ गई बात। होल्डिंग पीरियड ऐसे गिनना है जो मैंने रेड लाइन लगाई है। होल्डिंग पीरियड का राइट खरीदने से भी कोई ताल्लुक नहीं, होल्डिंग पीरियड का सिर्फ किसके खरीदने से ताल्लुक है, शेयर खरीदने से। नंबर 2, वैसे ही नंबर 2 एक जनरल सी बात करने लगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एम्प्लॉयर फर्स्ट गिव्स राइट्स, एन एम्प्लॉय मे डायरेक्टली परचेज और रिसीव द शेयर्स। एक लफ्ज यूज होता है एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस नॉर्मली मीन्स द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ परचेजिंग शेयर। ये एक्सरसाइज प्राइस है भाई, 334, इसको कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। देखें देखें देखें, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे ये दी जा रही है। इस कॉस्ट ऑफ शेयर का एक और नाम बता दें, एक्सरसाइज। यहां भी मिस प्रिंटिंग है, पढ़ें। एक्सरसाइज प्राइस नॉर्मली मीन्स अमाउंट पेड बाय एट द टाइम ऑफ परचेजिंग शेयर। ये कॉस्ट ऑफ शेयर का एक और नाम है एक्सरसाइज प्राइस। पॉइंट 4 छोड़ दें सफे के एंड पे, नोट 4.4 छोड़ दें। ओके, आखिरी सिनेरियो क्या बन सकता है वो करेंगे मंडे को, लेकिन वो देख लें, बताना भी जरूरी है, सारी पिक्चर खुली हुई है। आखिरी सिनेरियो इसी से एक्सटेंशन में आएगा, इसी से एक्सटेंशन में। शेयर खरीदे,
शेयर खरीदे, ये शेयर खरीदे, लेकिन शेयर्स पे जमीर के लिए क्या लगी हुई है? रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। रिस्ट्रिक्शन हो गई और इसने इस दिन शेयर, ये तो जमीर वाला सवाल था। बट अगर जमीर का जमीर मर जाए तो जमीर क्या करेगा? इधर क्या मिले उसे? इधर क्या होनी है? इतना अरसा वो शेयर एम्प्लॉयर के हुक्म के मुताबिक बेच, जमीर ने सोचा अगर बेच के देखते हैं शेयर बाजार में क्या करता है एम्प्लॉयर। तो इस दिन जमीर ने शेयर खरीदे थे, इस दिन बेच दिए। इसको न्यूमेरिकल मैं नहीं करा रहा, ये कल कराऊंगा। इस दिन शेयर बेच दिए। अब रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने पे बेचे या रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले बेच दिए? अब एम्प्लॉयर बुलाएगा उसे, एम्प्लॉयर कहेगा तो ये शर्म नहीं आती, शेयर बेच दिए 2008 में, मना नहीं किया था 2 साल शेयर नहीं बेचने, शर्म नहीं आती? सर मैं शर्मिंदा हूं। खड़े हो जाओ सामने, मैं शर्मिंदा हूं। ये क्या तरीका हुआ मैं शर्मिंदा हूं? खड़े हो जाओ, चलो थोड़ा सा बाहर हो, धूप में खड़े हो 3 घंटे, चलो 3 घंटे धूप में खड़े रहो, आइंदा ना ऐसा करना, जाओ। बस हल्की फुल्की सजा दे देगा एम्प्लॉयर उसको। अब कमिश्नर कहेगा एम्प्लॉयर के पास से होके आगे, जी मैं आ गया, अब बताओ कितने के बेचे हैं, जरा बताओ कितने के बेचे हैं। तो अब तो सब खत्म, क्या रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने का वेट करना? अब कौन सी रिस्ट्रिक्शन है रिलीज होनी? आप ऑटोमेटिकली रिलीज करा ली थी इसने। अब कौन सी अब वी शुड नॉट वेट फॉर समथिंग टू हैपन बिकॉज एवरीथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब हमें वेट नहीं करना चाहिए कुछ हैपन होगा। वो शेयर ही नहीं रहे जिन पे क्या रिलीज होनी थी। अब अगर एम्प्लॉय बुरा बच्चा बने, बुरा बच्चा क्या करेगा? बुरा बच्चा रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने का वेट करेगा, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले ही बेच देगा, पहले ही बेच देगा। तो अब अगर एम्प्लॉय बुरा बच्चा बने और रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से, तो उसी वक्त सैलरी में सब कुछ ऐड कर दें, कैपिटल गेन में नहीं। आप कह रहे होंगे ये शेयर ही बेच दिए उसने तो कैपिटल गेन में ऐड करें। नहीं भाई, इसकी वजह यह है कि अभी तक सैलरी में कुछ ऐड नहीं हुआ, इसलिए लॉ मेकर ने कहा सैलरी में ही ऐड कर दो, मुनासिब नहीं है, कैपिटल गेन में रहने दो, कैपिटल गेन में रहने दो। कहाँ ऐड कर दो? सैलरी में। आम हालात में ये वाला जो मैंने आखिरी आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ये पास पेपर में कभी न्यूमेरिकली टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन कल इसका न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन ज़बानी सुने, शेयर खरीदे आम हालात में, रिस्ट्रिक्शन वाले, सैलरी में ऐड ना करो जब तक, जब रिलीज हो जाए तो, और जब बेचो तो। शेयर खरीदे, रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने का वेट नहीं किया। भाई प्लीज डू नॉट क्लोज द थिंग्स, आई विल शट डाउन द थिंग, देन यू विल शट डाउन। जी, शेयर खरीदे लेकिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले ही शेयर, ये बुरा बच्चा, ये बुरा बच्चा, इसको क्या सजा मिलेगी? कब? ये बात मैं पढ़ाऊंगा पॉइंट नंबर 3 के सेकंड पैरा में, पॉइंट नंबर 3 के सेकंड पैरा में। ओके, आज की आखिरी बात, आज की आखिरी बात, पेपर में एक दो सवाल आया था कि एम्प्लॉय के पास राइट पड़े हुए हैं 2000 वाले, और इसकी नीयत है कि मैं राइट एक्सरसाइज करूंगा। इस दिन ऐसे ही एम्प्लॉय ने, कुछ लोग नहीं होते उनके पास चीज पड़ी होती है, उसकी कीमत लगवाते हैं। कोई पूछते क्यों? यार ऐसी जरा खुशी होती है। अब एक बंदा है, उसने घर बनाया है, कितने साल रहने? जी मरते दम तक रहने। अच्छा जी, कितने का बनाया था? जी 40 लाख का बनाया था। साल बाद जरा प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे, यार कितने दी होगी ये लैंड? यार लैंड तो बढ़ गई, तेरा घर 60 लाख। यार सही मजा आ गया, तूने खुश कर दिया है, ये टस आ गई जिसे कहते हैं, ये सही मजा आ गया, एंजॉय हुआ, ये जबरदस्त। अच्छा जी आप बेचने? ओह बेचना कोई नहीं यार, मैंने इधर ही रहना है। तो भाई फिर बस खुशी गाय, खुशी खुशी है। अच्छा फिर अगले साल जाके, हाँ भाई कितने का हो गया? 70 लाख का हो गया। अच्छा बेचना नहीं, बेचना नहीं, ऐसे ही जरा खुश होने के लिए आता हूं। अच्छा इस एम्प्लॉय की नीयत है
कि मैंने राइट को क्या करना है, एक्सरसाइज करके क्या खरीदने हैं, शेयर। अच्छा ये राइट का प्री रजिस्ट्रेशन कितने की खरीदी, इस दिन प्री रजिस्ट्रेशन इसके पास पड़ी हुई थी, माने ना माने, अभी मैंने आपको पकड़ के दिखाया था, राइट इसके पास पड़ा हुआ है, इस दिन इसके पास प्री रजिस्ट्रेशन पड़ी हुई थी, इसने मार्केट में इसकी कीमत लगवाई किसी और एम्प्लॉय से, किसी और एम्प्लॉय ने कहा मैं 3000 की ले लूंगा, और यार मैंने ऐसी कीमत लगवानी थी, जा राइट बेच दिया या रखा हुआ और कीमत लगवाई, इस पे कोई टैक्स नहीं है, इस पे कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि होता भी ऐसा है, राइट 2000 वाला महंगा हो जाता है, साल के एंड पे 2200 का हो जाता है, इधर 2300 का हो जाएगा, 2400 का हो जाएगा, राइट आप बेच सकते हैं किसी भी टाइम, लेकिन जब तक बेचेंगे नहीं सैलरी में ऐड, तो ये सबसे आखिरी सिनेरियो है जो हैंडरेटन नोट्स में नहीं है, कि राइट आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन आपने उसकी क्या लगवा ली, लेकिन बेचा तो सैलरी में ऐड, एम्प्लॉय शेयर स्कीम सेक्शन 14 निकालें। ये भी कल न्यूमेरिकली कराऊंगा, दो कॉन्सेप्ट हमारे रह गए जो न्यूमेरिकली कल कराने हैं, एक रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले वाला, पेज नंबर कौन से 70, टेस्ट होगा सैलरी का 14 का एक, द वैल्यू ऑफ राइट्स 14 का एक, पेज 19, द वैल्यू ऑफ राइट और ऑप्शन टू एक्वायर द शेयर्स इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। पेज 98 सेक्शन 14, द वैल्यू ऑफ राइट और ऑप्शन टू एक्वायर द शेयर्स अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम इज, इसकी वैल्यू चार्जेबल नहीं है, वैल्यू से बराबर आप लिख सकते हैं मार्केट वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ राइट इज नॉट चार्जेबल टू, आगे लिखें अनलेस राइट इज सोल्ड। हाँ अगर आप फिर बेच दें, बोले बोले बोले, फिर सैलरी में जाएगा, फिर तो कल पड़ा था सैलरी में जाएगा, राइट बेचने का कल किया था सवाल, फिर सैलरी में जाएगा। आप बताएं जी, एक बंदा कहते हैं मेरे पास राइट पड़ा हुआ है, माशाल्लाह महंगा होता जा रहा है, क्या करेंगे, बस ये बोल रहे हैं माशाल्लाह महंगा होता जा रहा है जी, माशाल्लाह 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 जी 12,000 का हो गया भाई, माशाल्लाह 13,000 का हो गया भाई, क्या करें, कब तक, जब तक बेचना दे, और जब बेच दें तो नीचे 0.5 में लिखा हुआ है फॉर्मूला A माइनस बी, तो जब तक राइट जेब में पड़ा हुआ महंगा होता रहे आपने कुछ नहीं करना।